डाल देंगे। नहीं इसमें नहीं, सुबह तो अपलोड किया था ना, किसी ना किसी एक बैच का तो छूट ही जाता है। तो ये दिख रहा है, सुबह 9 बजे ही खाना था, 9 बजे 3 2 बजे। तो मेन यही है ना, कंटिन्यू आते हैं, इतने दिन ब्रेक लेते हैं। तो सर, तो वही चीज है ना, ऑन ब्रेक का मतलब होता है कि तुम्हारा सेंट नहीं लगेगा कम से कम। क्या हो गया तुम्हें? कुछ लगा यार, वो क्या कुछ मिला है क्या? जबरदस्ती का तुम बहुत बोल रहे थे। सही है। मैं क्या हो गया? सही कह रहे थे। 2 दिन से आ रहा है ये इवनिंग क्या था, भूल गया था। नहीं सर। ये क्या है? ये तुम्हारे ये तुम्हारे क्लास की लोरी है। लोरी सुना ले। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो फिर किसकी है? इसमें ये है ना कि ये इन फ्यूचर काम आएगा, इसलिए है ये टॉपिक। ठीक है। हाँ, फ्यूचर मतलब जब सीनियर लेवल पे जाओगे तब का। पहले जूनियर का। ड्यूटी लगवा दे। बस ये वाला क्लिप उनसे बोले तो हमारे हेलो भाई, एक लोग तो है चलो कोई नहीं, इधर देख लो, आज खत्म कर देते हैं इसको। स्टॉप। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था कुछ। क्या था हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या थी?
लैपटॉप खुद कर सकते हो। उसका फिर हम ये जानते हैं और उसमें कुछ चेक करते हैं। टॉपिक क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इसका टाइम तो तुम्हारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग था क्या? समझ आता है ना कि आप क्या करते हैं डिफरेंशियल स्टेट्स में हर एक चीज का कंक्लूजन निकालते हैं इसके बेस पे तो सैंपल के बेस है ना कि इस क्लास का मान लो मुझे क्या करना है एवरेज स्कोर निकालना है ना। तो टोटल इस क्लास में कितने स्टूडेंट है 16 है ना। अगर मैं इसके सैंपल के बेस पे क्या करता हूँ इस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है मतलब इस क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है तो जो रेगुलर आ रहा है उसी के बेस पे करेंगे मतलब 8 लोगों के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम इसका एक एवरेज निकाल सकते हैं। और ये जो एवरेज निकालेंगे जो 9 स्टूडेंट के बेस पे एवरेज निकाल रहे हैं वो एवरेज किसको किसके लिए बता रहे हैं पूरे क्लास के लिए बता रहे हैं है ना। तो ये चीज क्या हो गया कि इस सैंपल के बेस पे जो आप एवरेज निकाल रहे हो वो एवरेज आप किसके लिए बना रहे हो तो पॉपुलेशन के लिए बना रहे हो है ना। और ये जो एवरेज निकल रहा है वो पॉपुलेशन के लिए सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए फिर हम हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है कि जो आपने बताया कि हाँ 9 लोगों के बेस पे इसका क्या होगा अप्रोक्स एक्यूरेसी भी इतनी ही आई थी तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंशियल स्टैट्स का यूज करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है ठीक है कि आप क्या करते हो कंक्लूजन निकालते हो किसका तो सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन का। ठीक है तो ये तुम्हारा सैंपल रहता है और सैंपल के बेस पे कंक्लूजन निकालते हो किसका तो पॉपुलेशन डेटा है ना। एंड देन इसी चीज को फिर हम क्या करते हैं चेक करते हैं तो ये चीज क्या कहलाएगा हाइपोथेसिस है ना। देन इसको दूसरे लैंग्वेज पे अगर देखोगे तो सिंपल रहता है कि जो आप चीज मान के चल रहे हो उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो है ना। और वो एक्सपेरिमेंट सही है गलत है उसी चीज को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना। तो ये चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ के बेस पे चलेंगे ठीक है। तो हाइपोथेसिस में क्या होगा कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ठीक है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं कौन कौन सा एक रहेगा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव देन एक्सपेरिमेंट देन एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट है ना। अब इसमें क्या चीजें हैं वही के करके देखेंगे ठीक है। जैसे मान लो क्या करें कुछ चीजें कि मुझे क्या है 75 क्रॉस होगा या नहीं होगा है ना। जैसे मान लो क्या क्या आपका 75 स्कोर क्या होगा क्रॉस होगा या नहीं होगा नहीं होगा तो मेरा एक्सपेरिमेंट किया होता है तो आप सब में मान के चल रहे हो चलो ठीक है तो ये मान के चल रहे हैं क्या कि नहीं होगा है ना। तो वो चीज मान के चल रहे हैं है ना। अब उस चीज का प्रूफ कैसे दोगे कि नहीं होगा तो आप क्या करोगे कुछ ना कुछ चीजें बताओगे फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये देखो अटेंडेंस है ना। देन असेसमेंट का स्कोर करवा रहे हो है ना। देन हो सकता है प्रोजेक्ट या फिर तो ये सारी चीजें होंगी या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका अटेंडेंस देन आपने प्रोजेक्ट भी अच्छा और स्कोर भी सही करा तो इसके बेस पे क्या होगा अगर ये चीजें आप सही से करोगे तो 75 का स्कोर आपको ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा ठीक है। तो मतलब जो आप मान के चल रहे थे और आप जो कर रहे हो उसके बेस पे क्या हो रहा है ये 75 क्रॉस आप क्या बोल के चल रहे थे कि नहीं होगा है ना। तो मतलब आप जो मान के चल रहे थे वो गलत है मतलब आप जो मान के चल रहे हो उसको नहीं है। तो जो आप शुरू में मान के चलते हैं इसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस ठीक है। और उसका उल्टा क्या होगा कि आपका 75 क्रॉस हो सकता है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव ठीक है। नल का है और अल्टरनेटिव को ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हो द असम्पशन नॉट गिवन जिससे आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज प्रूव करेंगे कोई भी चीज प्रूव करने के लिए आपको क्या है वो क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा
आपने मान लिया कि ये चीज होगी, अब उसका अल्टरनेटिव दिखा देते हो, फिर क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। मतलब आप प्रूफ क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, है ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को प्रूव करने के लिए रिलेवेंट में हमारे पास एविडेंस है। अगर एविडेंस इसके अगेंस्ट होगा तो ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा, और इसके क्या होगा, फेवर में होगा तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। तो यही चीज लास्ट में कि अगर क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट जो करेगा वो क्या है कि आपके अगेंस्ट है, सॉरी आपके क्या है, फेवर में है, तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट द नन हाइपोथेसिस। यही चीज क्या करते हैं, नन हाइपोथेसिस में डिस्कस करते हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, तो क्या करते हो, रिजेक्ट द नन हाइपोथेसिस। अगर इसको रिजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कौन सा होगा, तो अल्टरनेटिव वाला क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी को एक लाइन में लिखते हैं, या तो एक्सेप्ट करोगे इस नन को या तो उसको रिजेक्ट। अगर इसे एक्सेप्ट करोगे तो ये रिजेक्ट होगा, और अगर इसको रिजेक्ट करोगे तो ये सिंपल समझना है, जीरो में भी यही लगाते हो। तो ये चीज क्या करते हैं, आप मान के जाते हैं, ठीक है। देन इसका उल्टा क्या आता है, या तो आप जीत सकते हो दूसरा, या तो हार जाओगे, है ना। फिर क्या होता है कि चलो प्रूव करके दिखाओ, है ना। तो प्रूव करते हो, ठीक है। अगर प्रूव कर पाए, इसके फेवर में रहा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इसके फेवर में रहा तो ये accept, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, है ना। ये चार स्टेप्स आपको फॉलो करना है ना। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला में डेटा डालोगे, अब उस डेटा के बेस पे क्या होगा, पी वैल्यू मिलेगा। पी वैल्यू क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि आपने जो डेटा कलेक्ट करके निकाल के आप ला रहे हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छी खासी है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं है तो रिजेक्ट करते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी किसके बेस पे होगा, तो मार्केट स्टैंडर्ड के बेस पे होगा, ठीक है। कि आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि 100% ये चीज सही होगा। तो आपने देखा होगा कि आप जो भी चीजें होते हैं कि 90% चांस है कि ये सही होगा, है ना। तो गलत होने का चांस कितना है, 10% हो गया। तो 10% को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रिजेक्शन एरिया, है ना। तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा आनी चाहिए, तभी क्या होगा, आप एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये जो वैल्यूज रहती है इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंस वैल्यू कहाँ से मिलेगा, कि एरर कहाँ से मिलेगा तुम्हें, तो मार्केट स्टैंडर्ड से। ये मार्केट स्टैंडर्ड सेट कौन करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो, और जो मार्केट में प्रोडक्ट बना के लॉन्च किए हैं वो, ठीक है। जैसे हर एक शॉप में देखोगे तो क्या लिखा हुआ रहता है, 99.99, मतलब 0.1% का एरर है ना। तो ये एरर क्या कहलाएगा यहाँ पे, तो ये सिग्निफिकेंस वैल्यू कहलाएगा, कि आप क्या कर रहे हो, 0.1% का क्या कर रहे हो, एरर मार्जिन लेके चल रहे हो, कि इतना गलती होगा ही होगा मेरे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस मार्केट के बेस पे हो गया। इसी तरीके से हेल्थ केयर में जाओगे तो हेल्थ केयर में क्या होता है, अगर आपको कैंसर के बेस पे सिर्फ सारी चीजें, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, अगर स्टेज 1 का है तो बताएंगे इतना परसेंट चांस है कि आप बच सकते हैं, स्टेज 2 का हो गया तो बताती है कि आपका इतना परसेंट चांस है कि आप बच सकते हो इलाज से। देन स्टेज 3 हो गया तो क्या बोलते हैं कि 40% या फिर चांस ही नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, एक मार्केट स्टैंडर्ड सेट है, कि आप कहीं भी जाओगे अगर इस टाइप का आपके पास प्रॉब्लम है, इसका स्टैंडर्ड ये है, और इसी के बेस पे क्या होगा, पूरा का पूरा डायग्नोसिस होगा, है ना। तो यही चीज रहता है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कितना एरर ले सकते हैं, या पे 1%, है ना, कि 99 होता है, कहीं कहीं पे देखो 95 बताता हूँ, तो 5% क्या है, अगर इससे ज्यादा एरर क्या होगा, तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें क्या होगा, गलत होने का चांस 20% है, और एक ऐसा ही प्रोडक्ट है 10%, जैसे सिंपल आप क्या करते हो,
बर्तन सेल करते हैं, तो आपने जो बर्तन सेल कर रहे हो आपने उसमें वारंटी दिया, ठीक है, और वारंटी से वारंटी जैसे खत्म होता है तो प्रोडक्ट वैसे खराब हो जाता है ना। तो आप बोलते हैं कि मेरा जो वारंटी है तुम्हारे प्रोडक्ट है वो 5 साल तक चलता है, तो कितने कितने 5 साल तक चलता है, लेकिन जैसे रियल वर्ल्ड में कोई कर लेता है 1 साल के बाद ही क्या है वो खराब हो जाता है ना। तो 10 में से क्या है कि मान लो 5 खराब हो जाता है और आप ये बोला कि नहीं तो 2 ही खराब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक्यूरेसी है 1 साल के बाद का वो कितना है 80%, मतलब 20% आएगा। 1 साल के बाद खराब होने का चांस भी रहेगा तो वो 20%, तो ये 20% क्या होगा आपका एरर होगा, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट में ये परसेंटेज लिखी है, चाहे वो 0.01 या फिर 0.115, जितना ज्यादा लेके चलोगे फिर मार्केट में आपका ऑथेंटिसिटी, क्या पहले बता रहे हो कि इतना भरोसा नहीं है तो दूसरा कहाँ से भरोसा, इसीलिए क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोडक्ट में देखोगे तो 90%, 95% और 99.99% लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप क्या करो इसको भरोसा करो, है ना। और क्या ये प्रूफ भी करो बाय डिफॉल्ट ये पेपर में प्रूफ होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का क्या होता है लाइसेंस बनता है, तो लाइसेंस में ये जो चीजें होती है वो प्रूव करके तुम्हें बताना पड़ता है ना। लाइसेंस प्रूव करने का 2 तरीका है, पहला रियल डेटा कलेक्ट करो हो जाएगा और दूसरा पैसा दे दो, नहीं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। जब हम पैसा दे के बात करते हैं तो वहां पे पी वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे पी वैल्यू मैनिपुलेशन होता है उसको बोलते हैं पी हाईजैकिंग, ठीक है। नहीं चल रहा है क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं पी हाईजैकिंग, ठीक है। कि हमने जो क्या बोला है कि जो पी की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी उसको मैनिपुलेट करके मैंने क्या किया अपनी तरफ से जो बेस्ट पी की वैल्यू हो सकती है वो निकाल के दे दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों करते होंगे, तुम भी करते होगे ना, कि जहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बस सच छुपा रहे हैं, नहीं होता है ना ऐसा मार्केट में। हाँ तो वही चीज यहाँ पे भी करते हैं कि हमने झूठ नहीं बोला है लेकिन हमने सच भी नहीं बताया, क्या था ठीक है? कोई बात नहीं। हम्म, ये देख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमने बताया था कि अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू लेके चलते हैं और डिफॉल्ट जो होता है वो 5% का रखते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता चलता है तो हम 5% के रखते हैं, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। कि जितना आपका क्या रहेगा एरर रहेगा, एरर 5% है तो आपका कॉन्फिडेंस किसमें होगा तो 95%। तो इसका सिंपल अगर फॉर्मूला देखोगे तो क्या बनेगा, अगर आपको क्या पता है ये वैल्यू पता है सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है, या फिर ये वैल्यू पता है तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू रहेगा तो निकल जाएगा, तो उसको सिंपल क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंस वैल्यू जो भी होगा तो 1 माइनस सिग्निफिकेंस वैल्यू, इसको माइनस करोगे तो क्या निकलेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसको क्या करोगे 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल इक्वल टू सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है। इसके वजह से ये चीजें करते हैं, ठीक है। देन इमेजिनेशन का अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये पी वैल्यू होता है और इसमें क्या करते हैं मिस यूज ऑफ द डेटा एनालिसिस, ठीक है। आप क्या करते हो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसी चीज को पी वैल्यू हाईलाइटिंग करते हैं। ये चीज क्यों रहता है तो बाय मैनिपुलेटिंग मेथड्स ऑपरेट अनइंटेंशनली, लेकिन ये इंटेंशनली होता है मार्केट में, ठीक है, लीडिंग टू इन्फ्लेक्ट फॉल्स पॉजिटिव अनरिलायबल कंक्लूजन, ठीक है, कि वो चीज होगा नहीं लेकिन इससे क्या गया किसी तरीके से प्रूव कर, है ना। वो तो होता है बट नंबर्स के बेस पे भी खेलते हैं, वो कैसे खेल सकते हैं, हाँ जैसे सिंपल अगर देखोगे ना मान लेते हैं कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया दो कंपनी है कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है।
कंपनी ये क्या करती है, सरकार ने बोला कि पहले मेडिसिन बनाते हैं, ह्यूमन में ट्रायल नहीं कर सकते, है ना। अगर ट्रायल करना है तो एक नंबर दे दी, पहले 100 लोगों में करो। तो दोनों कंपनी ने क्या किया, 100 लोगों में एक्सपेरिमेंट किया। अब उसमें से देखा इसका 90 बच रहा है, इसका भी क्या है 80 बच रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है सक्सेस रेशियो का, मतलब अगर इसके मेडिसिन पे दोगे तो क्या है 80% बचेंगे और 20% मर जाएंगे। तो आप इसको लेके चल सकते हो। तो मैं ऐसे जिंदा थोड़ी ना, तो वो तो ऐसे ही मर रहे थे ना। जो मर गए, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से चीजें है ना। अब इसने देखा कि इसका परसेंटेज कम आ रहा है, अब ये क्या करेगा, तो सरकार से छिपा के 100 लोगों पे और एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। इसको नहीं, इसको सिर्फ क्या डेटा 100 मिले हैं गवर्नमेंट के थ्रू, इसने 100 अपने अलग से ले लिए, ठीक है। अब क्या करेगा, इस पे भी एक्सपेरिमेंट करेगा, और इसमें मान लो कि इसके 10 ही बच गए या फिर 20 बच गए, ये क्या करेगा, यहाँ से 20 को मिलाएगा और यहाँ पे मिला देगा, और इसका जो मर गया था उसको 20 को निकाल के यहाँ पे डालेगा। और चूंकि ये क्या इलीगल है तो ये तो पता भी नहीं रहेगा, है ना। वो बैलेंस कर देते हैं। तो सिंपली से अगर देखोगे तो एक्चुअली में उसके पास भी क्या 100 डेटा है ना। लेकिन वहां पे उसने क्या किया, मैनिपुलेट किया किस चीज को, तो रॉन्ग डेटा को डाल दिया, है ना। तो अब इसकी एक्यूरेसी कितनी आने लगेगी, 100 आने लगेगी, इसकी 90 आने लगेगी। तो मार्केट में किसका अप्रूव मिलेगा, इसको मिलेगा। जैसे अप्रूवल मिलेगा तो ये पूरे पॉपुलेशन के लिए होगा, मतलब कि हर हर जगह पे ये सप्लाई के लिए जाएगा। और जिसको जिसको वैक्सीन मिलेगा, चांसेस कितना था 100 में से 80, ये कितना बता रहा था 100 में से 100, तो बाय डिफॉल्ट 20 मरेंगे ही मरेंगे। ठीक है, तो वैसे ही निपटते हैं। फिर क्या था, न्यूज बनता है, तब तक ये पैसा कमा के निकल जाता है ना। ये सब आ जाता है हर फील्ड में ही होता है। दूसरा अगर न्यूज भी आता है और अच्छा खासा इसके पास क्या है कनेक्शन है, तो ये भी नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे मिलती हैं। और इसी चीज को बोलते हैं पी वैल्यू, ठीक है। आपने जो एक्चुअल डेटा पे क्या किया था, पी वैल्यू परफॉर्म करना था, वो आपने उसमें नहीं किया, बल्कि आपने कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी क्या किया इसमें डाल दिया, ताकि उसको जस्टिफाई कर सके, ठीक है। यहीं पे है, दिख रहा है, where researchers keep tweaking analysis until a success p value। जब तक उसको सक्सेस नहीं मिल जाएगा तब तक वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। जैसे सक्सेस मिल गया तो वो डेटा दिखा देंगे। अब वो नहीं बताएंगे कि सक्सेस कितने होगा, है ना। किसी का सक्सेस कितना है 2 अटेम्प्ट और किसी का 10 अटेम्प्ट मिलता है, तो एक ही करेंगे, तो वही करेंगे। मान लो आपने 10 लोगों पे क्या किया एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से क्या है 9 लोग बच रहे हैं, इसलिए क्या किया 2 लोगों में एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें से क्या बच रहे हैं 20 बच रहे हैं। तो बताओ किसका रेशियो अच्छा है, मान लो दोनों में से किसका रेशियो अच्छा होगा। तो इसमें 90% हो रहा है और इसमें 20% हो रहा है। तो इसमें क्या करते हो, कुछ नंबर्स को आप क्या करते हो रिड्यूस करते हो। इसलिए मुझे बता दिया कि मैंने क्या किया 30 में से एक्सपेरिमेंट, ऑटोमेटिकली इसका अच्छा हो जाएगा, या तो फिर 20 में से इसने किया, इसका रेशियो अच्छा हो जाएगा, है ना। और जो 80 था वो क्या करेगा, वो डेटा को ही हटा देगा, ठीक है। तो वो चीज रहता है, मतलब जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तब तक क्या कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो। चाहे आपको 10 में मिल रहा है, 20 में मिल रहा है, 30 में, जैसे सक्सेस मिल जाता है तो जो सक्सेस वाला डेटा था उसी को रखते हैं और बाकी चीजों को हटा देते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, तो ये चीज रहती है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री में हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं। आपको डेटा मिलता है, डेटा में से क्या करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो सक्सेस का, और वो प्रोबेबिलिटी क्या होता है 5 से अगर ज्यादा होता है तो एक्सेप्ट करते हो, अगर कम रहता है तो उसको रिजेक्ट करना, है ना। और अगर ये कम आ रहा है तो क्या करते हैं, दोबारा से एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये कब तक करेंगे एक्सपेरिमेंट, 5 से प्लस ना। और जैसे क्या किया आपने 10 एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट में 5 से प्लस है, तो आप जो प्लस वाला आया था उसी को सबमिट करते हो, है ना। तो वो क्या हो गया, ऐसा होता है ना कि 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, एक में पास हो गए, और वो कौन सा दिखाते हो, बाकी 4 वाले भी पास हो जाते हैं, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट फिर क्या आता है, वो चीज आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट करते हो ना, वही चीज को बोलते हैं पी वैल्यू। एक्सीलेंट। तो यही चीज क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट जो डिपेंड होगा वो डेटा पे डिपेंड होगा, ठीक है।
तो कितने टाइप्स के टेस्टिंग देखेंगे? तो एक पी वैल्यू होता है जो मैंने बताया था, उसको अगर देखना चाहो डेफिनेशन फॉर्म में तो यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो पी वैल्यू होता क्या है? तो ये क्या है, ये क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा हाउ लाइकली यू हैव टू फाउंड अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ नल हाइपोथेसिस वेर ट्रू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो चीज आप मान के चल रहे हो, है ना, वो कितना सही होगा, वही चीज बताता है पी वैल्यू। ठीक है, आप मान के चल रहे थे कि मेरा 75 आएगा, है ना, तो मतलब कि आपके सक्सेस के चांसेस, वो चीज कैसे, ठीक है? यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है कीबोर्ड का। ठीक है, कि मान लो ये क्या हमारे पास एक स्पेस बटन है, जैसे होता है ना स्पेस बार। SIT एग्जाम का क्या होता है? SIT एग्जाम का, IT एग्जाम का मतलब यहाँ भी होता है, नहीं समझ में आया क्या होता है एग्जाम देने का, तो पता चलता है तुम यही क्यों पूछे होगे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पी वैल्यू क्या होगा, कि जैसे मान लो ये स्पेस बार है, स्पेस बार क्या होगा कि यहाँ पे इसने बताया कि जो स्पेस की वैल्यू है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका स्पेस बटन है। ठीक है, आप बार बार कहाँ पे क्लिक करते हो स्पेस बटन में, सेंटर पे ज्यादा क्लिक करते हो। ताकि अगर आप सेंटर में क्लिक कर रहे हो तो उसके क्लिक होने के चांसेस कितने हैं, कि अगर पूरे के पूरे स्पेस बार में से आपके सबसे ज्यादा जो क्लिक होंगे वो कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 80% है। और तो फिर साइड पे क्लिक होने का चांस कितना होगा, 20% होगा। तो ये जो 80% मान के चल रहे हो, इसका मतलब क्या है, कि अगर आप क्या करते हो, 100 क्लिक्स करते हो तो उसमें से 80 क्लिक्स यहीं से आएगा। ठीक है, और यही चीज को क्या बोलते हैं, पी वैल्यू। पी वैल्यू, ये क्या सिनेमा हॉल बना दिया है। ठीक है, अच्छा तुम लोग लेके आ रहे हो, सही है सही है, चलो कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज है, तो यहाँ पे ये चीज कैसे होगा, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कॉइन का, अगर इंडियन करते हैं तो क्या करेगा, टॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि आपको देखना है टॉस में कि ये कॉइन फेयर होगा कि नहीं होगा। फेयर का मतलब क्या होता है, कि इसमें हेड और टेल आने का जो चांसेस है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो वही चीज हम क्या करें, हाइपोथेसिस के बेस पे टेस्ट करेंगे कि जो कॉइन है वो सही में फेयर है या नहीं है ना, या फिर सोले की तरह सिर्फ हेड है। तो इसको कैसे करोगे, दोनों तरफ देख लेंगे, है ना, लेकिन कसीनो में जाओगे ना तो दोनों तरफ भी अलग अलग रहेंगे, फिर भी क्या होता है, किसी एक का चांस अलग रहता है ना। तो कॉइन को क्या करते हैं, उस तरीके से सेट भी करते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कॉइन फेयर है या नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, तो मैंने उसी कॉइन को क्या किया, 100 टाइम्स क्या किया, टॉस करके देखा। ठीक है, तो हंड्रेड्स में क्या होगा, कि टेल आएगा कुछ और कुछ हेड आएगा, है ना। तो अगर 100 टाइम्स कर रहे हैं, अगर फेयर कॉइन हो, हेड और टेल आने की, तो ये भी 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए, है ना। लेकिन रियल में कभी ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होगा, या तो ये 60 होगा तो ये 40 होगा, या तो ये 40 होगा तो ये 60 होगा, है ना। ये चीज हो सकता है ना। अब इसमें या तो ये 70 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, या तो ये 30 हो सकता है, ये 70, ये 80 हो सकता है, ये 20, या तो फिर ये 20 और ये 80, इस तरीके से कोई भी रेशियो हो सकता है। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रेशियो आपके लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। कि अगर 50-50 है तब हम एक्सेप्ट करेंगे, 60-40 है तब एक्सेप्ट करेंगे, या 70-30 है तब एक्सेप्ट करेंगे, 80-20 है तब एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि नहीं, ऐसा चांसेस रहता है रियल में कि अगर 60-40 का रेशियो आ रहा है तो वो जेन्युइन कॉइन है, मान के चलते। अगर 70-30 का है तो ये जेन्युइन कॉइन है, हम लोग मान के चल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा।
क्या फेयर पॉइंट किसको बोलते हैं, है ना। अगर आप इसको बोलते हो तो इसकी वजह से एक्स वेरिएबल स्टार्ट होगा, अगर इसको बोलते हो तो यही चीज यहाँ पे भी दिया है कि हो सकता है आपके पास 60 40 70 30 इस तरीके से। इसके बेस पे क्या कर रहे हो, एक डायग्राम बना रहे हो। अगर आप टॉस करते हो 100 टाइम टॉस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होगी आने का वो कौन से रेशियो में आएगा, ये वाले रेशियो में ज्यादा आने का चांसेस है, ये वाले में, ये वाले में, ये वाले 50 50 60 और 70 के आसपास आएगा, मतलब कि जो ज्यादा चांसेस होंगे वो 30 to 70 के बीच में होगा, इसी के बीच में आएगा, है ना। अगर क्या है, कोई भी अगर 30 से कम आ रहा है, जैसे हेड 30 से कम आ रहा है, मतलब वो फेयर पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। अगर टेन हमारा कह रहा है 70% से ज्यादा आ रहा है, मतलब वो भी हमारा फेयर पॉइंट नहीं है। मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो 30 और 70 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, और इसी चीज को बोलते हैं एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारा रेशियो इसके और इसके बीच में आएगा तो वो क्या कहलाएगा कि हमारा वो पॉइंट क्या है, फेयर है, हाँ? और ऐसे में भी क्या होगा कि ये भी आ सकता है, उसके भी चांसेस होंगे, तो उसके जो गलत होने के चांसेस है वो कितना लेके चल रहा है। तो मैंने बोला कि ये 5% होगा, कि अगर मेरा गलत भी होगा तो क्या होगा, 5% ही गलत, प्लस माइनस 5 के बेस पे, है ना। और 5 के बेस पे क्या बोलते हो कि एरर आ सकता है, इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, तो 95% होगा। कि अगर क्या होगा, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 70 के बीच में कोई भी आता है, अगर हंड्रेड आता है या तो फेल, तो हम फेयर पॉइंट बोलेंगे और उसमें हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, तो 95%, ठीक है। अगर इससे कम आता है और इससे ज्यादा आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि वो हमारा पॉइंट फेयर, सिंपल, ये थोड़ा समझ में आया। तो ये चीज क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, याद है। बाय डिफॉल्ट जब आप पॉइंट टॉस करोगे तो 30 और 70 के बीच में ही ज्यादा नंबर आएंगे, इसी में चांसेस होंगे कि आपका हेड फेल आए। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सेप्टेंस एरिया और इसको, ठीक है। अब इसी के बेस पे क्या होगी, रिजेक्शन एरिया का प्रोबेबिलिटी कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है और एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, पी वैल्यू। अभी पी वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है याद है, कैसे फॉर्मूला बताओ। तो सिंपल की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होती है ना, या तो 0 से 100 के बीच में, है ना। इसी चीज को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 0 से 1 के बीच में अगर पॉइंट मिला, है ना। दूसरा कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे मैथमेटिकल एरिया में, तो जब भी आप कोई भी चीज बनाते थे, आपने 11th में या फिर 9th में था बताना, फिजिक्स में u माइनस बी बाई टी का फॉर्मूला याद है किसी को, u माइनस बी बाई टी, स्पीड एक्सेलरेशन ये निकालते थे, वेलोसिटी स्पीड, इसको क्या था, एक्सेलरेशन। कैसे निकालते थे थोड़ा सा याद है, कैसे निकालते थे, जैसे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनाते थे वहां पे तो कैसे बनता था, और वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते थे, एक्सीलरेशन इनटू मास इक्वल्स टू होगा, इस तरीके से एरिया रहता था और इस तरीके से एरिया रहता था, तो इसका एरिया निकालते थे, एक्सेलरेशन का इस तरीके से फॉर्मूला निकालते थे, याद है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको किसी का एरिया निकाल लेते हो तो उसके बेस पे उसका क्या होता है, फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, है ना। और हमें पता है कि जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे बात करो, है ना, उसका जो पूरा ये एरिया अंडर कर्व होता है ये वाला, ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1 होती है। मतलब अगर मुझे यहाँ से यहाँ का एरिया मिल जाएगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से था, तो इसका एरिया कैसे निकाल देते हैं, और अगर इस तरीके से था तो इसका एरिया कैसे निकालते थे, बताओ एरिया कैसे निकलता था इसका, या तो कुछ इस तरीके से है तो उसका एरिया कैसे निकालते थे, तो हर एक का फॉर्मूला रहता था पाई और आर स्क्वायर, इसका एल इंटू बी और इसका
और एक ये एरिया है जिसका क्या होगा, उसका तो इसका कोई इसका इश्यू बोला ही नहीं है कि ऐसे अगर आपको पता है ठीक है, इसी चीज को हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट इस तरीके से क्या करते हैं, ये चीजें डिफाइन करते हैं, इस तरीके से एक लाइन बनता है ना, और ये जो लाइन होता है हमें इस तरीके से ठीक है, तो इस लाइन का कुछ क्या होगा, एंड देन इसका स्मॉल अमाउंट होगा, इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं इस तरीके से क्या है, इसका एवरेज ज्यादा था, इसका कम, इसका एरिया है ना, और ये चीज क्या है कि आपका सिर्फ लेंथ हो रहा है वो ज्यादा कम होगा, बाकी जो हमारा ब्रेथ होगा हर एक का सेम रखेंगे, तो क्या होगा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, मतलब ये चीज क्या होगा, मिनिमम जो लेंथ है वो कितना है, मिनिमम मान लेते हैं यहाँ पे ये मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ, एंड देन मिनिमम से लेके मैक्सिमम एक एक टुकड़े को तोड़ के सबका क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं और उसको सम करते हैं, तो पूरी का आंसर जाएगा, और ये चीज कैसे करते हैं, ये चीज कैलकुलस होता है, ठीक है, क्या आपने इसको तोड़ा क्या, देन जो वैल्यू निकला वही हमारा क्या है, इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, थोड़ा फिर इसको आपस में इंटीग्रेट करके, तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया कुछ इस तरीके से, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, हम क्या कर सकते हैं, या तो पहला इस तरीके से फॉर्मूला में बना सकते हो, एंड देन उसका इस तरीके से निकाल, तो यही चीज हमारा क्या रहता है ना, वैल्यू रहता है प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट से निकालेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, इसका सिंपल फॉर्मूला आता है पीडीएफ सीडीएफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, और एक होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस होता है जब आपके पास कंटीन्यूअस डेटा होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस होगा जब हमारे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस डेटा के बेस पे होगा, ठीक है, तो जब हमारे पास कंटीन्यूअस डेटा उसके बेस पे निकालते हैं, अब ये क्या करता है, ये एरिया निकाल के देता है ना, अब इस एरिया से क्या करते हो आप, सिंपली प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो, अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो अलग अलग टेस्टिंग के बेस पे निकलेगा, ठीक है, तो अलग अलग टेस्टिंग के बेस पे क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर पहले से मिल जाएगी, और उसको क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, अगर आप टी टेस्ट करोगे तो टी टेबल मिलेगा, जेड टेस्ट करोगे तो जेड टेबल मिलेगा, ठीक है, और अगर आप क्या करते हो, का स्क्वायर टेस्ट करते हो तो का स्क्वायर का एक टेबल मिलेगा, ठीक है, ये आप खुद से भी बना सकते हो मैथमेटिकली कैलकुलेट, या तो आपको इंटरनेट में मिल जाता है, कैसे दिखेगा, बता देता हूँ, टी टेबल, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, दूसरा आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर का काम क्या होता है, कैलकुलेट किया टी की वैल्यू, टी की वैल्यू, और उसके बेस पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ये दिख रहा है, तो इसमें जो भी चीजें होती है, क्या नहीं फिक्स, ये सारा चीज क्या होता है, कैलकुलस के थ्रू निकाल के आपको दे दिया जाता है, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, तो इसका जेड फॉर्मूला आप लगाओगे, ये वैल्यू निकल जाएगा, ये दिख रहा है इसमें, हाँ, क्योंकि ये टेबल किसी को याद नहीं रहता ना, देखो सिंपल जो तुम्हारे पास रहता है ना, जब तुम टेस्ट अप्लाई करते हो तो जेड टेस्ट टी टेस्ट में एक फॉर्मूला रहता है, जेड टेस्ट का फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला तो कौन सा नंबर मिलेगा, जेड स्कोर मिलेगा, ठीक है, तो मान लो जेड वैल्यू है 0 है ना, अब ये टेबल में आओगे तो देखोगे 0.2, तो कहाँ पे इधर, तो देखोगे यहाँ पे, है ना, तो अंदर 0.5 कहाँ पे, इधर से देखोगे पॉइंट वाला कौन सा, 0.5 यहाँ पे,
ये तुम्हारा पी वैल्यू, ठीक है। एंड देन इसको चेक करते हैं कि जो हम लोग मान के चल रहे थे फ्रीक्वेंस वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 5% लेके चलते हैं। अगर इससे ज्यादा है ना, मतलब 0.5 लेके चलते हैं। अगर 0.5 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और अगर 0.5 से क्या होगा कम निकले उसको रिजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये चीज हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टली यहाँ पे टेबल लिस्ट में। दूसरा क्या रहेगा आपके पास, कैलकुलेटर रहेगा। अगर देखोगे तो हमारे पास एक कैलकुलेटर होगा, पी वैल्यू कैलकुलेटर, ठीक है। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। हाँ, जो तुम्हें कैलकुलेशंस था ये दिख रहा है कि आप इसमें से जेड की वैल्यू डालोगे एंड देन ये कंप्यूट करके बता देगा पी की वैल्यू कितना होगा। देन पी क्या करोगे, टी टेस्ट करोगे, देन काय स्क्वायर टेस्ट करोगे, देन एनोवा टेस्ट करोगे। सब टेस्ट अलग अलग है, 5 टेस्ट है। तो पांचों के बेस पे क्या होगा, कुछ वेरिएबल्स होंगे वो डालोगे और वो क्या करेगा, आपको पी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट को थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ये z की वैल्यू वो कैसे निकलेगा, है ना। तो सिंपल वो एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में क्या करते हो, फॉर्मूला यूज करते हो। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मैनुअली हमने यूज किया, यही चीज को क्या करते हो, फॉर्मूला यूज करते हो। तो उससे पहले आप क्या मान के चलते हो, एक सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है। 0.5, इसका मतलब क्या होता है, तो ये बताया था। सिग्निफिकेंस वैल्यू का मतलब क्या होगा, ना एरर एक्सेप्ट करें, है ना। ये जैसे बोलते हो ना कि आपकी 100 गलतियों में से 5 गलती माफ कर, अगर इससे ज्यादा गलती हुआ तो रिजेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो आप एक चीज मान के चल रहे हो कि जो मैं चीज प्रूव करने वाला हूँ उसमें 0.5 गलती होना ही होगा, है ना। क्योंकि 100% कोई भी चीज नहीं होता। तो आपने मान के चला 0.5, है ना। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में कितना हो जाएगा, 0.9, है ना। देन आप क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन में क्या होगा, तो ये जो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, पी वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। तो उस पी वैल्यू को क्या करोगे, सिग्निफिकेंट वैल्यू से मिला के देखोगे। अगर ये क्या है, सिग्निफिकेंस वैल्यू इज ग्रेटर देन पी वैल्यू, तो क्या होगा, आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे नीचे, अगर मान लेते हैं इसने एग्जांपल लिया है, पी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.01। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, इससे छोटा है, मतलब ये कम हो गया। और अगर कम हो गया तो मतलब हम जो मान के चल रहे हैं वो गलत है। हम जो मान के चल रहे थे उसको कौन से पॉइंट में लिख रहे थे, नल हाइपोथेसिस में लिख रहे थे, है ना। तो वो चीज क्या होगा, रिजेक्ट, ठीक है। और अगर ये चीज सही होता तो क्या होता कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, है ना। तो यही चीज रहेगा। अब इसमें जो मेन रहता है, पहले बताने का एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। तो जब सबसे पहला रहता है वो जेड टेस्ट का रहेगा, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कौन सा कब यूज होगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट, ठीक है। जेड टेस्ट आप यूज कर सकते हैं जेड टेबल में, टी टेस्ट टी टेबल जो हमने दिखाया था वो टेबल आपको बना बनाया हुआ मिल जाता है, ठीक है। देन काय स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, टी टेस्ट बोलते हैं। तो ये रहता है। अब इसमें क्या रहेगा, जेड टेस्ट का कॉन्सेप्ट है। जेड टेस्ट होता क्या है, तो उसमें दो चीजें हमेशा होगी। अगर ये है तभी आप जेड टेस्ट लगाओगे, अगर ये आपके डेटा में नहीं है तो जेड टेस्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स लिख लो थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से। मुझे लिख रहे हो?
कुछ लिख लिया है? अभी एग्जांपल बता देते हैं ना, अभी बताएंगे एग्जांपल का ही। उससे पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो टेस्टिंग जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है? ये आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी मैं ये भी क्या हो गया, अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स और देखोगे रिजेक्ट और यहाँ पे देखोगे कंफ्यूजन और यहाँ पे क्या लिख रहा है, रियलिटी। मतलब एक्चुअल में क्या था और जवाब में क्या था, कंफ्यूजन निकाला। तो चार केस हो सकते, एक्चुअल में वो चीज सही हो सकती है, एक्चुअल में वो गलत था, सही हो सकती है। तो एक्चुअल में वो गलत था, एक्चुअल में सही था, और एक्चुअली सही था। तो हर एक केस का ये चार कॉम्बिनेशन है ना, कि वो रियलिटी में क्या था कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? लेकिन जब हमने डेटा देखा तो डेटा के टेस्टिंग परफॉर्म किया, आपने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर, है ना? मतलब एक्चुअल में सही था लेकिन आपने मैथमेटिकली किया, है ना? ये केस सही होना हमारे लिए गलत, गलत। तो जो पहला केस बनता है इसी चीज में टाइप वाला कि आप ये एरर है इसके थ्रू कि जो आप कंक्लूजन निकाल दो कैलकुलेशन से, है ना? क्योंकि कैलकुलेशन से भी क्या होता है, हमेशा सही नहीं होता, है ना? तो ये चीज क्या होगा, चार कंक्लूजन। तो अब इसमें हम कैसे नहीं कर सकते, तो या तो फिर क्या करोगे, जो टेस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं, जो टेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो दूसरा आपने जो डेटा लगाया है वो डेटा क्या होगा, रियल डेटा से मैच होगा। कि आपने ये जो कंप्लीट रियलिटी बताया वो कोई और डेटा नहीं से, आपने जो मुझे टेस्टिंग के लिए कोई और डेटा, है ना? तो वहाँ पे क्या होगा, तो ये दो चीज आपके सेकंड केस क्या आएगा कि एक्चुअल में क्या था वो चीज गलत था और आपने प्रूव भी क्या किया उसको गलत, तो ये करेक्ट आंसर होगा, yes, है ना? तो ये चीज यहाँ पे ठीक है, ये हमारा क्या है, करेक्ट करेक्शन है, उसके वजह से क्या होगा। फिर अगेन एक्चुअल में भी क्या था, मैंने आपको सही था और आपने क्या किया है, उसको सही बताया, डू नॉट रिजेक्ट का मतलब क्या होगा, सही बताया। ये भी केस क्या है, सही। चौथा केस क्या बन सकता है कि एक्चुअल में वो गलत था, है ना, और आपने उसको क्या किया है, सही बता दिया, है ना? ये भी हमारे लिए क्या होगा,
तो सही केस ये होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, टाइप 2 एरर, ठीक है। और ये चीज तुम्हें मार्केट में हमेशा दिखेगी। फॉर एग्जांपल ईमेल आई या तो फिर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आजकल यार क्या है मशीन आते हैं कि आप अपना जीपी कर सकते हो, उससे लेना लेना आप देख सकते हैं। अब मशीन जो बन रहा है उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ लेने के बन रहा होगा, है ना। तो उसमें मशीन में भी क्या होगा, या तो एक्चुअल में जिसको क्या होगा पूरा होगा, है ना। अनदेन मशीन को क्या हो सकता है कि उसको सुधर नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक्चुअल में उसको सुधर नहीं था, लेकिन अगर मशीन की इक्विपमेंट सही नहीं है तो क्या करेगा, सॉरी इसमें क्या एक्चुअल में सुधर नहीं था तो मशीन तो यहाँ आपको सुधर नहीं है। तो ये चारों सॉल्यूशन कोई भी केस आ सकता है ना। तो कैसे पता चलता है कि हमारा मशीन कैसे होगा। तो सबसे पहले जब मशीन हम मार्केट में लाते हैं उसके बेस पे क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, हर एक चीज का ट्रेनिंग होता है, है ना। और ट्रेनिंग कैसे होता है, अगर मैं बोलूँ कि आपको भी, अगर मैं यहाँ पे आप भी आए हो तो बेसिकली आप भी यहाँ पे किसमें आए थे, है ना, आईटी सेक्टर। तो ट्रेनिंग कैसे होती है, करेक्ट। तो ट्रेनिंग में आपको क्वेश्चन प्लस उसका आंसर क्या होगा वो दोनों मिल जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से ये आंसर कैसे आएगा वो चीज सिखाते हैं, है ना। ये बिजनेस प्रॉब्लम है, मुझे ये सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, है ना। मतलब आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों है ना। जैसे इसी के बेस पे क्या करते हैं, हमें पता है हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं इसका आंसर बताओ। तो आप क्या करते हो, पुराना जो सीखा था पहले इस तरीके से क्वेश्चन होगा इसका आंसर इस तरीके से, तो वही चीज क्या करते हो आप सीख के फिर आंसर करते हो। तो उसी चीज को बोलते हैं ट्रेनिंग फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीन बन रहा था इससे पहले भी क्या होगा, ट्रेनिंग क्या होगा, तो ट्रेनिंग क्या होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रेनिंग फेज की होता है, जो आप टेस्टिंग करके आ रहे हो। एक्चुअल में आपका मशीन क्या होगा, जो चीज सही थी उसको मशीन गलत होगा, तो ये केस क्या होगा यहाँ पे दिखेगा। एक्चुअल में जो गलत था मशीन को क्या होगा सही होगा, ये केस यहाँ पे है ना। इसका एग्जांपल देखोगे रियल में हर एक एप्लीकेशन कि मान लो आपके आपके पास क्या है कि आपने कैंसर के बेस पे डायग्नोसिस करवाना है, ठीक है। आपने मशीन से अपना क्या किया, सैंपल लिया। अब सैंपल के बेस पे क्या होगा चीजें पता चलती हैं। अब उसमें क्या होगा, दो केस बनेंगे, ये चार केस बनेंगे कि मान लेते हैं हम क्या मशीन, ये रियल वाला है और ये प्रिडिक्ट वाला है, जो मशीन में डाला वो प्रिडिक्ट करके होता है, ठीक है। एक्चुअल में उसको क्या था, कैंसर था, है ना। मशीन से उसको क्या बोला कि कैंसर नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, आत्महत्या। तो बोलेगा कैंसर नहीं है तो हम ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल सी बीमारी है ना। तो फिर क्या करते हैं कि 2-4 महीने और वेट करते हैं, फिर नहीं होता, फिर क्या करते हैं पता क्या होता है, वो चलते होंगे कि कुछ दिन पहले आया तो बता सकते हैं। पता ही है तो यहाँ पे इसकी गलती थी, भले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि ये क्या होगा कि ये केस सीवियर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक्चुअल में उसको क्या है कैंसर नहीं है, लेकिन उसको कैंसर, तो फिर क्या होगा कैंसर में और हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा। इसको इश्यू नहीं है कोई। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो बोला है कि एक बार और जांच करो, जब भी कोई भी चीज बीमारी होती है अगर 10-15 दिन ठीक नहीं होता, हाँ, कि बेसिकली इसमें क्या होगा कि अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें क्या होगा कि अगर एक्चुअल में कैंसर नहीं है और मशीन ने बता दिया कि आपको कैंसर है, तो आप डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करते हो सारी चीजें, है ना। देन अगेन क्या करते हो, किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी जाके जांच करवाते हो, है ना। तो अगर सारे मशीन फेल है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कि दूसरे हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चीजें जांच होगी, डॉक्टर देखेगा, फिर वो क्या करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन नेचर है कि जब तक हम तुम्हें बचा नहीं लेंगे तब तक तुम्हारा इलाज चलते रहेगा, नहीं घर बिक जाए होता है। तो ये चीज क्या हो गया कि तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें क्या है कि क्रॉस वेरीफाई करते हो जल्दी, इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा क्या होता है क्रॉस वेरीफाई जल्दी नहीं करते, है ना। तो ये केस क्या होगा थोड़ा सा चल सकता है,
कि इसमें थोड़ा सा डिले होगा ना तो काम थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा डिले होगा तो क्या होगा, सीरियस है ना। तो कौन सा एरर सबसे ज्यादा सीवियर होगा फिर, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 होगा ना, टाइप 1 एरर ज्यादा सीवियर होगा या टाइप 2, है ना। तो सबसे ज्यादा सीरियस ये रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बता पूछो। इसमें हम क्या करेंगे कि ज्यादा फोकस फिर इस वाले एरर को ठीक करने में लगाएंगे, ठीक है, कि ये जो बता रहा हूँ इसमें कम से कम एरर हो, है ना। तो ये चीज क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी दिखाते हैं। सेम चीज दूसरा अगर एग्जांपल देखोगे, दूसरा एग्जांपल स्पैम के बेस पे ले लेते हैं। स्पैम क्या होता है, जैसे मेल आता है आपको, तो एक मेल एक क्या होता है, मेल पे जाता है, इनबॉक्स पे जाता है, और दूसरा स्पैम पे जाता है ना। तो आप कौन सा मेल पढ़ते हो, स्पैम पढ़ते हो। तो सिंपली यही हमारे पास मार्केट की है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल बना रहे हैं जो स्पैम चेक कर स्पैम है या नहीं, ठीक है। अगर हमारा स्पैम है फिर यहाँ पे दिखेगा, और नॉट स्पैम है यहाँ पे। नॉट स्पैम मतलब वो रियल क्या है, मेल है जिसका हमें यूज करना है। तो ये चीज मान लो क्या है कि डेली जो है ना, या फिर मान सकते हैं सेम हो गया इंटरव्यू के बेस, है ना, कि वो क्या था एक्चुअल मेल का, ठीक है। एंड देन अगर वो स्पैम हो जाता है तो फिर क्या होगा, मान लो तुम्हारा इंटरव्यू का मेल बना है, ठीक है, गूगल का, ठीक है, फाइनल राउंड है, और वो स्पैम में चला गया, तो क्या होगा, उसी तरीके से क्या है कि आपने क्या किया था, पैसा लगाया था, पैसा इन्वेस्ट किया था, कंपनी मेल आया था, आपने वो मेल क्या है स्पैम में चला गया, तो भी क्या होगा, पैसा गया। तो ये चीजें क्या होती है, आप इसमें क्या करते हो, जो नॉर्मल मेल है वो एटलीस्ट 20 बार, तो मान लेते हैं जो स्पैम है कि अगर मान लेते हैं एक ऐड मेल में ऐड आते हैं, देखोगे एडवर्टाइजमेंट मेल क्या, अगर वो मेल आपके पास उससे ज्यादा नुकसान होगा, मतलब अगर स्पैम वाला मेल आता है, स्पैम मतलब ऐड वाला मेल आता है, तो अगर तुम्हारे इनबॉक्स में आता है तो उनसे काम चल सकता है, लेकिन जो एक्चुअल मेल है वो कभी भी स्पैम के अंदर नहीं है ना। तो ये चीज क्या होगा, यहाँ पे भी जस्टिफाई करता है कि मान लो आपके पास क्या है, एक मेल आया है ना, वो मेल क्या है, स्पैम है, मतलब ऐड है, और वो एक्चुअली क्या हो गया, वो बता दिया कि वो ऐड नहीं है, वो एक्चुअल मेल है, तो आपके किसमें चला जाएगा, इनबॉक्स में चला जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली उसको किसमें जाना चाहिए था, स्पैम में जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पे गलत बता रहा है। दूसरा फिर वही केस ले लेते हैं, ठीक है, आपका इंटरव्यू का मेल था, मतलब एक्चुअली में वो नॉट स्पैम था, मतलब वो रियल मेल था जो काम का था, लेकिन मशीन ने उसको क्या बता दिया कि वो स्पैम है, तो वो किसमें डाल देगा फिर उसको, स्पैम वाले बॉक्स में। और बाय नेचर आप जल्दी स्पैम कभी नहीं, तो वो चीज क्या होगा, मिस हो जाएगा, है ना। तो इस वाले केस में कौन सा सीरियल है, तो कौन सा केस क्लियर हो जाएगा, टाइप 1 या टाइप 2? तो टाइप 2 इसमें क्या होगा, सीरियल होता है, मतलब आपको ज्यादा फोकस इसमें करना है, मतलब ज्यादा फोकस की एक्यूरेसी इसमें होगी, ठीक है। तो क्या करते हो फिर इसको इम्प्रूव करते हैं, मतलब इसकी एक्यूरेसी हम इम्प्रूव करते हैं, मशीन लर्निंग में सेम चीज हम दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहा कि दो एग्जांपल है कि दोनों में क्या रहेगा कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री कि कौन से डोमेन पे काम कर रहे हो। अगर आपका ज्यादातर डोमेन है हेल्थ सेक्टर तो टाइप 1 एरर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका नॉर्मल क्या है इस तरीके से जो मैंने ईमेल का बताया, उसके लिए टाइप 2 एरर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशंस में जितने भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे चैट जीपीटी के बेस पे भी करते हो, तो इसमें भी इसी तरीके से वो क्या करता है, पहले क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो चैट जीपीटी स्टार्टिंग में आंसर दे रहा है वो जो रियल आंसर था और जो चैट जीपीटी आंसर दे रहा है वो दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अब उसके बेस पे कौन सा सीवियर केस है उस पर ज्यादा काम करते हैं, मतलब फिर मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करते हैं, एंड देन परफेक्शन आता है तो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं जो हम और आप यूज करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है।
ठीक है, ये तो अभी बेसिक मैंने बताया, अभी एमएल पे ये पूरा क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और बाकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, टेल टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका क्या होता है, जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप तीन तरीके से करें, या तो इक्वल टू के बेस पे करोगे, या ग्रेटर देन लेस देन के बेस पे करोगे, है ना। अगर आपके पास क्या है कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बेस पे कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा टेस्ट बनता है, तो टू टेल टेस्ट बनता है। ठीक है, देन आपका क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू का बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वन टेल टेस्ट, राइट टेस्ट। और जो लेस देन के बेस पे बनता है वो लेफ्ट टेल टेस्ट बनता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट रहता है जब हम उसको यूज करते हैं। और यही चीज क्या होगा, अब टेस्टिंग में आपको दिखेगा। तो पहला जो हमारे पास रहेगा वो जेड टेस्ट का रहेगा। ठीक है, जेड टेस्ट का डेफिनेशन पढ़ के बता सकते हो क्या है? जल्दी से बताओ, डेफिनेशंस लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। क्या बताता है कि जहाँ हमारे पास सैंपल और पॉपुलेशन होगा वो सेम है, मीन ये अलग अलग है ना। लेकिन ये तभी बता पाएगा जब इसके कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगे। क्या क्या कंडीशन, अगर यहाँ पे देखोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए, और सैंपल साइज क्या होना चाहिए, 30 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो क्या होना चाहिए, known होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज तुम्हें डेटा के अंदर मिल जाता है, तो डायरेक्टली तुम आंख बंद करके क्या कर सकते हो, जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, और जहां पे पॉपुलेशन मीन नहीं मिलेगा, तो वही चला जाएगा टी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यही चीज आगे भी देखेंगे। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट। ठीक है, वन सैंपल में क्या होगा कि आप पॉपुलेशन के लिए मीन चेक करोगे, और टू सैंपल में क्या होगा कि देखोगे दो अलग अलग सैंपल का, दोनों जो सैंपल हमने लिया है वो दोनों सैंपल एक ही है या अलग अलग है। जैसे होता है ना कि हम एक ही डेटा का सैंपल उठा रहे हैं, मतलब एक ही पॉपुलेशन का सैंपल उठा रहे हैं या अलग अलग पॉपुलेशन का, तो वो चीज चेक करने के लिए हम लोग टू सैंपल टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या कि मैं जो मार्केट सॉल्व कर रहा हूँ वो कोविड का चेक कर रहा था, है ना। तो कोविड के लिए मुझे कोविड का ही पेशेंट उठाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने सैंपल में कोविड का पहला उठा लिया, और दूसरा जिसको कुछ भी नहीं था उसका उठा लिया। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जब कुछ ही नहीं था तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आपको कोविड है तभी वो क्या करेगा, कोविड वाला कुछ करता है, मानते हैं इम्पैक्ट करता है, अगर नहीं है तो बाय बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पास हो जाएगा कोविड। तो ये क्या होगा कि आप जो डेटा उठा रहे थे वो अलग है ना। तो ये चीज क्या हो गया, टू सैंपल हो गया। मतलब जो दोनों सैंपल उठाया वो एक ही पॉपुलेशन का है या नहीं है, कि दोनों कोविड के ही डेटा है या नहीं है। ठीक है, वो चेक करने के लिए टू सैंपल होता है। वन सैंपल मतलब कि आप जो सैंपल निकाल रहे थे उसके बेस पे पूरे पॉपुलेशन का जो क्या होगा, एवरेज होगा, वो सेम हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो क्राइटेरिया जो मैंने बताया था वही है। क्राइटेरिया में क्या क्या लिखा हुआ दिख रहा है, सैंपल साइज, सैंपल साइज का मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक बार में सैंपल लेते हो तो उसके अंदर कितना डेटा पॉइंट्स होना चाहिए, है ना। मान लो आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्लास तभी स्टार्ट होगा जब उसमें स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना होगा, 30 या 30 से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे भी है ना कि मिनिमम 16 स्टूडेंट होने चाहिए तभी क्या होगा, नया बैच बनेगा, है ना। तो वो क्या होता है, इसका भी एक क्या रहता है, क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, जेड टेस्ट का। दूसरा क्या रहेगा, द पॉपुलेशन फॉर विच द सैंपल इज ड्रिवन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, और वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस फॉलो करना चाहिए। और ये क्यों फॉलो करना चाहिए, तो मैंने बताया था सीएलटी थ्योरम, है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तभी सही से बता पाएगा जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। तो वो चीज़ है। ठीक है, यही सर, यही चीज़ टू सैंपल में जाओगे तो क्या होगा कि दोनों सैंपल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक चीज़ क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बट उससे पहले इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं पे देखा था इससे पहले, एक फॉर्मूला था ना, z इक्वल टू एक्स म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, याद है ये, इसको क्या बोलते थे,
जेड स्कोर, याद है, जो क्या करता था, मीन को 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 बना देता था। पिछले क्लास में देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में कैसे चेंज करते थे, तो ये जेड स्कोर का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाता था। ठीक है, तो वो चीज रहता है। तो उसी में हमने क्या किया कि सैम्पलिंग कितने हमारे पास सैंपल है उसका रूट अंडर से क्या क्या डिवाइड किया बस। ठीक है, यही तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला किसका है, वन सैंपल टेस्ट। उसके बेस पे हर एक का क्या नाम है वो दिख जाएगा। ठीक है, एक्स बार क्या है, तो जो हम लोग अलग अलग सैंपल निकाल रहे थे उसका मीन था, वो है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो पूरे पॉपुलेशन का मीन है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंड देन थर्ड वाला क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ पॉपुलेशंस। एंड लास्ट वन क्या है कि आपने कितना सैंपल लिया उसका साइज। ठीक है, इसी तरीके से टू टेस्ट में क्या होगा, सेम चीज, कि दोनों का अलग अलग क्या होगा, मीन होगा। पहला सैंपल का मीन माइनस दूसरे सैंपल का मीन। ठीक है, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशंस इनटू 1/n1 प्लस n/2, मतलब जितना भी उसका नंबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना होता है, तो ये इसके क्राइटेरिया क्या है कि जेड टेस्ट हम कब कब यूज कर सकते हैं। क्या आपको पता ही नहीं रहेगा कब यूज करना है तो यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इक्वल टू जेड स्कोर लिखते हो तो डायरेक्टली आ जाता है, जेड टेस्ट लिखोगे तो ये फॉर्मूला अपने आप लग जाता है, आप डेटा पास करोगे तो। ठीक है, अब इसके बेस पे अगर एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वो सैंपल जेड टेस्ट का एक दिया हुआ है तो उसको देख लोगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में देखोगे तो, और ये इस तरीके से रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस है जो हम लोग यूज भी करते हैं। ठीक है? ये क्या है, एक ऑनलाइन रिटेलर है जो क्या करना चाहता है, चेक करना चाहता है कि जो हमारा एवरेज ऑर्डर है वैल्यू जो कस्टमर से हमें आ रहा है, वो जब हमने क्या किया था, एड रन किया था तब, और जब हमने एड रन नहीं किया था तब, दोनों में जो सेल्स है वो सेम आ रहा है या अलग अलग है ना। कि अगर सेम होगा इसका मतलब क्या है, ऐड रन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। अगर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है मतलब हमें ऐड रन करने का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है ना। है, तो कम हो गया, अगर कोई भी देखेगा अगर ऐड रन कर रहे हैं अगर कम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बंद कर देगा। ठीक है, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो वही चीज। तो इसने क्या किया, दो ग्रुप बना लिया। पहला ग्रुप क्या है, साथ ही लोग में मैंने दो ग्रुप, एक ग्रुप को मैंने ऑर्डर हमारे पास क्या है कि जिसको मैंने ऐड किया था यहाँ पे कुछ लोगों ने राइटिंग डाल के तो रील देखेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि वो बिना और दूसरा जो उन्होंने ऐड किया वो देखा। अब हम दोनों मैच करेंगे, क्या मैच करेंगे कि इसमें जो हमारा सेल आ रहा था ऐड वो दोनों सेम से तो इसका जो मीन होगा तो इसके मीन के इक्वल है या ये, यही चीज हमें क्या करना है। अब इसके बेस पे क्या होगा कि आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा कहाँ से मिलेगा, तो आपने ऐड रन किया होगा डेटा आपने नॉर्मली एडिशन आप क्या करते हो डिटेल आप क्या करते हो, आप दिस इज टेस्टिंग के बनाते हैं। ठीक है, वो डेटा 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 आपको इंडिकेटर अब डेटा के बेस पे क्या करोगे, अब इसमें क्या होगा आप मान के चल रहे हो अरे दोनों का क्या है सेम, मतलब मेल रन कर रहे थे तो भी दोनों का क्या है सेम। उसका अल्टरनेटिव क्या बनेगा, तो दोनों का एवरेज सेम ही होगा। परफॉर्मेंस सेम है तो क्या होगा नल सेम है क्या होगा अल्टरनेटिव। फिर आप क्या चूज करोगे, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा उससे कम कम तो सिंपल है कि हम लोग कि हम कोई भी चीज क्योंकि अगर आंसर
अगर जो भी क्या है वो करेंगे तो भी और क्या है इससे ज्यादा नहीं करता है क्या होगा हमारा इधर रिजेक्ट होता है फिर हम क्या करेंगे डेटा कलेक्ट किया था और समराइज करेंगे तो क्या क्या करोगे तो ग्रुप 1 जो हमारा था उसका एवरेज देन सैंपल वन था और उसके कितने नंबर डेटा टाइम से 1 ये क्या था याद है ये क्या है एवरेज पहले वाले ग्रुप का एवरेज है पहले वाले ग्रुप का 100 वेरिएशन है ना और इसमें कितने थे 5 दूसरे वाले का एवरेज दूसरे वाले का सेंस और उसमें कितने डेटा पॉइंट थे तो 5 ये मेरे पास क्या हो गया डेटा जो वहां से करें अब इसको क्या करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ठीक है फॉर्मूला आपको पता है ये बताते हैं यहाँ पे ठीक है? क्या होता था मीन ऑफ 1 माइनस मीन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय डेटा पॉइंट डेटा इसमें से आप डेटा पुट करते हैं अब इसके बेस पे क्या होगा एक जेड वैल्यू मिलेगी ठीक है एंड देन जैसे जेड वैल्यू मिलती है वो जेड वैल्यू के बेस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी कहां पे फाइंड होगा जेड टेबल पे तो आप यूज करते क्या चीज या तो मैनुअली जेड टेबल में जाओगे और उसकी पी वैल्यू फाइंड करोगे ठीक है तो ये चीज यहाँ पे भी रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास था तो ग्रुप ये कैलकुलेशंस था ये दिख रहा है आपका जेड वैल्यू कितना आएगा ये आपने कैलकुलेशंस किया कैलकुलेशंस करोगे उसके बस पे वैल्यू आएगा और ये वैल्यू देखोगे तो फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 1 आया अब इस वन को क्या करते हो टेबल में जाके चेक करोगे टेबल में कैसे चेक करेंगे अभी बताया था ना कैलकुलेटर के बेस पे एक जेड की वैल्यू कितना है 1 है जैसे यहाँ पे 1 करोगे ये कंप्यूट कर सकते हो जैसे कंप्यूट करोगे तो ये क्या दे रहा है डिफॉल्ट टेस्ट है और इसकी पी वैल्यू वैल्यू 0.3177 है ना तो यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी 0.3174 है ना मैनुअली आप निकालना चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो टेबल कहाँ था जेड टेबल कितना वैल्यू था 0.1 जेड टेबल ही है ना तो इसके बेस पे 1 था सिर्फ इसमें कुछ और है वैल्यू कितना है z इक्वल टू 1 और 1 के 0.8 नहीं सर तो 0 पॉइंट अच्छा पॉइंट में नहीं लिखा गया कुछ 1 ही दिखा रहा है ये बाय डिफॉल्ट 1 ही है ना 1 के बेस पे ये दूसरा टेबल देखते हैं फिर टेबल तो 1 में भी तो आंसर आना चाहिए ना सही हमारा टेबल को हम लोग कर लेंगे वो तो मैच करेंगे बट कोई नहीं सॉफ्टवेयर के बेस पे क्योंकि कैलकुलेशंस में फिर थोड़ा सा अच्छा तो हम क्या करते हैं जेड टेबल टू टेल टेस्ट ठीक है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है टू टेल टेस्ट था ये वैल्यू दिखेगा यहाँ पे हम्म, कितना था वैल्यू ये दिख रहा है ये हमारा टोटल टेस्ट के बेस पे हमने निकाला था अब इसमें क्या है कितना था और इसकी वैल्यू दिख रहा है कितना है 0.173 सॉरी 0.3173 है ना यही चीज वैल्यू तुम्हें ये कैलकुलेटर से मिला था 0.3173 है ना अब यहाँ पे एक चीज आता है कि ये टू टेल टेस्ट कैसे है ये 1 टेल है 2 टेल है कैसे पता चलेगा हम्म कहाँ पे ये तो यहाँ पे रिजल्ट निकालने के बाद था जब हम कैलकुलेशंस करने से पहले वो कैसे पता चलता हम्म तो हमने ये चीज मान के चला था अगर याद होगा तो
हमने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनाया था, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, है ना। और ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बेस पे हमने क्या किया था, एक इमेज भी दिखाया था, ठीक है? अगर आपके पास क्या है, हाइपोथेसिस इक्वल टू और ये नॉन इक्वल टू है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट होता है, ठीक है। एंड देन उसी के बेस पे क्या करते हो, फिर गिनाते हैं, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन के बेस पे रहेगा तो वन टेल टेस्ट, ठीक है। तो यही चीज क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज क्या है, टू टेल टेस्ट, और टू टेल टेस्ट के बेस पे क्या होगा, कैलकुलेशन से ये वैल्यू मिल रही है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू मिल गया। अब इसके बेस पे क्या करोगे, डिसीजंस, डिसीजंस कैसे करेंगे। तो हमने देखा हमारा पी की वैल्यू कितना है, 0.317, है ना। और सिग्निफिकेंस वैल्यू कितना था, 0.05। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, पी की वैल्यू ज्यादा है या फिर सिग्निफिकेंस वैल्यू ज्यादा है। तो पी की वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट पी की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर नल को रिजेक्ट नहीं कर रहे मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, तो यही चीज यहाँ पे भी लिख दिया। एंड देन इसका कंक्लूजन क्या है, इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया, क्या चीज, कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज ऑर्डर वैल्यूज एंड देन हु रिसीव द प्रमोशनल ईमेल एंड दोस हु डोंट, ठीक है। मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कि मेल भेजने का हमारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्या था हमारा नल में क्या लिखा था, कि मेल भेजने से पहले और मेल बिना भेजने से पहले, मतलब दोनों में, दोनों क्या है, सेम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, है ना। वही चीज लेके चल रहे थे, और ये चीज क्या कर रहा है, वही प्रूफ करके दे दिया। इसका मतलब क्या है, कि हम जो मेल भेज रहे थे उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो फिर क्या करते हो, वो ऐड को बंद कर देते हो, या तो फिर क्या करते हो, मार्केटिंग टीम से सवाल करते हो, है ना। हाँ, क्योंकि 80% 70% जो पैसा जाता है, जैसे तुम कोई भी स्टार्टअप लेते हो, कोई भी कंपनी लेते हो, सबसे ज्यादा पैसा जो वो बर्न करते हैं वो किस चीज में रहता है। अगर तुमने जेप्टो को 1 करोड़ दिए हैं, तो उसमें से वो किस में कितना रन करते होंगे, मार्केटिंग में वो कितना पैसा खर्च करते होंगे, 60 से 70 लाख। और 30 30 लाख जो बचता है वो प्रोडक्ट पे काम होता है, समझ में आया। तो सबसे ज्यादा जो पैसा फूकते हैं वो मार्केटिंग में ही रहता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या है आजकल का, कस्टमर का माइंड सेट, कि जो दिखता है वही हम खरीदेंगे। उसका भी यही रहता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हम सिर्फ दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। और जो बेच रहे हैं वो कि जैसा भी हो, ठीक है। तो कोई भी कंपनी होता है ना, तो आप सुनोगे कि उसका क्या है, कि आप वो भी लॉस में जा रहा है, तो लॉस में वो एक ही चीज में जाता है, सिर्फ मार्केटिंग में, ठीक है। और मार्केटिंग किस किस टाइप का होता है, सबसे पहला ऑनलाइन ऐड, दूसरा कि आप बैनर लगाते हो, तीसरा प्रमोशनल ईमेल चलाते हो, चौथा घर घर तक आप ऑफर देते हो, कि आपका जो दूसरा रैपिडो वाला ले रहा है 100 रुपए, हम उसी में क्या करेंगे, 50 रुपए में आपको ले जाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा 50 रुपए कौन दे रहा होगा, तो वो कंपनी खुद पे करती है, मतलब वो प्रमोशन कर रही है इसलिए पे कर रही है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो वो सारा कॉस्ट क्या होता है, मार्केटिंग में ही जाता है, ठीक है। तो वो चीज रहता है, ठीक है। और इसी के बेस पे क्या होता है, कि पता चलता है कि कौन ऐड आपका सही चल रहा है नहीं चल रहा है। और इसी चीज को मार्केट में क्या बोलते हैं, ए बी टेस्टिंग, ठीक है। सुना है ए बी टेस्टिंग, नहीं। मार्केट में जितनी भी चीजें होती है सारा ए बी टेस्टिंग के बेस पे होता है। कोई नया प्रोडक्ट आएगा, ए बी टेस्टिंग, ठीक है। ये दिख रहा है कि हमने दो चीज बनाया है, अब उसमें से दोनों में से कौन सा बेस्ट है, वो चीज निकाल के देता है हमें ए बी टेस्टिंग, ठीक है। कि एक ही चीज क्या करते हो, दो अलग अलग मार्केट को दिखाते हो, और उसमें से जो चीज सही होता है वो चीज क्या करते हो, फिर मार्केट में यूज करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो वही चीज रहता है, और ये चीज हर एक प्रोडक्ट में चलता है, ठीक है। तो ये क्या था, जेड टेस्ट का एक बेसिक एग्जांपल था, समझ में आया। क्या बोल रहे हो पीछे से, समझ में आया कि समझ में नहीं आया। हम्म, तो ये क्या था, जेड टेस्ट था। जेड टेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट था, ये रिक्वायरमेंट चेंज होगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या था,
याद तो नहीं होगा, यहाँ पे देखोगे तो पता चल जाएगा। पहला, सैंपल साइज कितना होना चाहिए, 30 से ज्यादा। दूसरा, पॉपुलेशन का मीन पता होना चाहिए, है ना। तो मार्केट में कंपलसरी तो नहीं है कि आपको सैंपल 30 से ज्यादा मिल जाए, कोई कोई ऐसा डेटा होगा जो 30 से कम भी होगा, तो उसमें जेड टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर क्या आएगा, तो उसी में आएगा तुम्हारा टी टेस्ट। ठीक है, तो टी टेस्ट कहाँ है, बाकी सारा चीज सेम होगा, और ये रहा तुम्हारा टी टेस्ट। देख रहे हैं? तो इसी का जो अल्टरनेटिव है, बाकी चीजें में इतना जोर से तो नहीं बोलते। इसका डिफिनेशन बताओ, टी टेस्ट का क्या लिखा जोर से ही पढ़ो। देखोगे तो उसका just जो भी है और इससे प्रॉब्लम है तो सब चीज से समझ में आ रहा है। ये जगह क्या समझ में आ रहा है। बाकी अभिषेक तुम्हारा क्या हो रहा है, फोन चला रहे हो, क्यों? हम्म? थोड़ा सा तो, अगर 4-5% भी समझ में आता तो अच्छी बात है ना, उतना भी तो समझ। अरे यही चीज तो है ना जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो बताया था। अरे सिंपल सी बात है, एमएल में, एमएल में होता है कि जो मैं एक्यूरेसी लेके चल रहा हूँ, वो एक्यूरेसी सही है या गलत है, वो चीज टेस्ट करते हैं इसमें बस। कि जो मैंने बताया एमएल मॉडल का एक्यूरेसी 90 आ रहा है, अब वो 90 सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज हम टेस्ट करते हैं मशीन लर्निंग के लिए बस। ठीक है, और बाकी ये मार्केट में हर एक फील्ड में यूज होता है बिजनेस का, ये सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए नहीं है। ये पूरा जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, पूरा इकोनॉमिक्स इसी में रहता है। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स के बेस पे अगर बिजनेस यूज केस देखोगे तो यही हाइपोथेसिस पूरा यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक मॉडल बनाया, उसको बता दिया एक्यूरेसी कितना है, 90 है ना। अब वो क्या होगा कि आप रन करोगे, टेस्ट करोगे, तो मैंने उससे 10 क्वेश्चन पूछा, तो 10 में से कितना सही बताना चाहिए था, 9, क्योंकि 90% आपकी एक्यूरेसी, तो 9 सही बताना चाहिए था, एक गलत बताना चाहिए था, है ना। अब वो क्या कर रहा है कि उसमें से 6 या 7 ही सही बता रहा है और 5-6 गलत बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब टेस्ट किया तो वो चीज वो फुलफिल नहीं कर पा रहा जो आप बता रहे थे, मतलब आप जो बोल रहे हो वो गलत है, डेटा करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज डेटा आप कलेक्ट करते हो, देन एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे काम होता है मॉडल बनाना और मॉडल ट्रेनिंग करना। ठीक है, और इस चीज को अगर टेस्टिंग करते हो तो उसके बेसिस पे हमारे पास अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। नहीं, वो चीज नहीं आएगी, वो चीज आती है जब आपके पास क्या हो, अच्छा खासा रिसोर्स, अच्छा खासा पैसा हो, तभी कर सकते। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा एमएल मॉडल, कभी सुना है कि कोई बेसिक कंपनी का है, बताओ कौन सा मॉडल। चैट जीपीटी किसका है, कुछ भी, ओपन एआई का है। और ओपन एआई को फंडिंग कौन देता है, माइक्रोसॉफ्ट देता है। ठीक है, और उसने क्या दिया था, एक बार देखा होगा तो बिलियंस में वो फंडिंग करता है ना, और बिलियंस छोटा नहीं है। दूसरा जेमिनी किसका है, गूगल का है, वो भी एक जाइंट कंपनी है, उसके पास भी रिसोर्स पैसा दोनों है। तीसरा ग्रॉक, ग्रॉक किसका है ना, तो उसके पास भी अच्छा खासा पैसा है। क्लाउड किसका है, एंथ्रोपिक का। एंथ्रोपिक क्या है, एक बहुत पुरानी कंपनी जो एआई पे ही काम करती है बस। ठीक है, नहीं, एंथ्रोपिक का नाम है पूरा। एमसीपी कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एआई अब खुद से काम करता है, वो पूरा रिसर्च पेपर एंथ्रोपिक नहीं दिया था। ठीक है, जो पहले था ना, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के बेस पे सारी चीजें टूल को कनेक्ट करते थे। अब जो हम जो एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे थे,
उसमें सिर्फ पॉइंट पास कर रहे थे, वो सारा खुद से मैनेज कर रहा था रन करके, है ना। तो वो जो खुद से सारा कमांड अपने आप कंट्रोल कर रहा है, वही कॉन्सेप्ट होता है एमसीपी। ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट का थ्योरी दिया था इन्होंने, एंथ्रोपिक का। ठीक है। काम बढ़ा दिया। लेकिन जो एआई के बेस पे था ना, सबसे पहला जो रिसर्च पेपर दिया था वो गूगल के रिसर्चर ने दिया था। ठीक है। नहीं, तो ये लोग ओपन सोर्स रखते हैं। जैसे मान लो तुमने आधा बनाया, अब आधा बनाने के लिए तुम्हें दूसरा बंदा को हायर करना है, तो पैसा नहीं है तुम्हारे पास, या तो फिर क्या होगा, कितना टाइम लगेगा तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा कि ये मैं बना रहा हूँ, अगर ये चीज जो कंप्लीट करके देगा उसको $1 लाख देंगे। तो आप जिसको मैं बोला कि 1 लाख, तो कितने लोग काम कर सकते हैं इसके लिए? तो जो इस फील्ड में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वो सारा काम करेगा। तो आप क्या करोगे, मैंने बोला कि एक रिवॉर्ड रखते हैं कि ये क्वेश्चन है, जो सॉल्व करेगा उसको $100 देंगे, है ना। तो फिर क्या करते हो, सारे लोग मेहनत करते हो? नहीं करता। 1 करोड़। हाँ, तो उसी तरीके से रहता है। ठीक है। आए? अरे, तो तुमने कैगल में नहीं देखा है क्या? आए? चलो इधर देख लो, ये दिख रहा है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स दिख जाएंगे तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, प्राइज मनी है, कि ये चीज जो सॉल्व करके देगा उसको इतना पैसा देंगे। 200 है, 2 लाख है। $2 लाख कितने हो गए? तो अप्रोक्स 90 करोड़ बच जाएंगे, नहीं? कितना बनेगा? अरे भाई, ये बेसिक नहीं होते हैं, इसमें पूरा जो एक्सपर्ट लेवल का होता है उसको लगना पड़ता है पूरा, और इसमें दिन रात देना पड़ता है। वो इतना प्राइस मनी रख रहा है एक कंपनी होके, तो तुम्हें लगता है कि एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट से बन जाएगा? तो इसमें जो इसी में पूरी तरीके से रहता है उसी से बनता है। ठीक है। जैसे ये क्या है, मेड गामा है। मेड गामा किसका है, तो गूगल ने अपना एक चैलेंज बनाया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो ये ह्यूमन सेंट्रिक एआई एप्लीकेशंस बना रहा है, जो गूगल की टीम नहीं बना रही, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, कंपटीशन, उसका टीम भी बना रहा होगा, प्लस वो बाहर से भी क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन के थ्रू भी बनवा रहा है। ठीक है। तो ये हाँ, डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसी को मिल जाता है। जैसे मान लो क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज भी होती हैं, कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट होगा ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाओगे ना, तो उसका जो नाम होगा उस पर क्लिक करोगे, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेगा, तो वो क्या करते हैं, ओपन सोर्स कम्युनिटी चलाते हैं। उसका काम होता है अलग अलग, इसमें क्या करना, पार्टिसिपेट करना, और उससे जो पैसा आता है वो रखना, और उसके बेस पे उस कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट अपने अंडर ले लेना। ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती है, इसी तरीके से काम करती है। ठीक है? तो मान लो कोई ऐसी भी कंपनी होगी जिसमें आप जाओगे, तो हो सकता है वो सिर्फ इसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, कि वो जैसे ही कॉम्पिटिशन हायर होगा तो वो क्या करेगी, पूरा टीम ही हायर कर लेती है ना। तो जॉब भी हो गया और प्राइस मनी भी हो गया। हाँ, अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये है, ये दिख रहा है, इसमें आपको दिख जाएगा, महंगा था। ये दिख रहा है, जज है ये सब, फैसला लेंगे कि किसका अच्छा है। तुमने इसका नाम सुना होगा? है? नहीं, कोई नहीं है। ये ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर है गूगल रिसर्च का। और ये सारे किसके हैं, देखोगे तो गूगल रिसर्च के टीम के ही हैं। ये नहीं, डायरेक्ट इसका कंपटीशन जो है ना, उसमें क्लिक करो, पार्टिसिपेट हो गया। ठीक है। और इसमें दिख रहा है, पूरा का पूरा टीम है, इसमें 17 टीम है, इसमें 633 टीम है, ठीक है। 1300 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसमें कितना टीम दिख रहा है, 3454 टीम्स दिख रहे हैं, तो पूरा है। ये है, पूछ के देख लेना क्यों किया है 17। कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और मल्टीपल का ग्रुप्स भी हो सकता है। हाँ। ये दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स भी दिख रहे होंगे, और कुछ दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बना के भी रखे हैं।
है ना। तो जो ग्रुप में बना के काम करते हैं उसका बोल सकते हैं एक तरीके से वो कंपनीज में काम करते हैं। दूसरा हो सकता है कि ये भी जो इंडिविजुअल काम कर रहा है वो भी कंपनी से ही काम कर रहा हो, लेकिन वो कंपनी का ओनर है तो सिर्फ अपना नाम रखता है क्योंकि तुम उसके अंडर काम कर रहे हो। ठीक है, अरे वो तो नहीं बता सकते ना, उसके बारे में तुम थोड़ा रिसर्च करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, फर्स्ट वाला है, नहीं इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए होगा। ये दिख रहा है। तो इन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स दिया है कैगल में, और उसके बेस पे क्या है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने बैचेस हायर किए, इसके बेस पे इन्होंने अभी किया है, इसके बेस पे ये सारी चीजें। ये ये रहता है प्रोडक्शन लेवल का सारा, कि एटलीस्ट तुम्हें कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, क्योंकि ये प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो बेसिक लेवल का तुम्हें प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, ये कॉम्पिटिशन हायर लेवल का होता है तो बिगिनर लेवल इसमें नहीं जा सकते, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें इतना कोड आना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट जो बनता है वो कैसे काम करता है तुम एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, अगर वो एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो कोड कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम इन कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, ये क्या है, एआई वाले बेस हैं, और एआई बेस में क्या होगा, आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैनिपुलेशंस होगा वो नंबर के बेस पे होगा, और नंबर में क्या होता है, कैलकुलेशंस होता है, और कैलकुलेशंस में क्या होगा, फॉर्मूलाज लगेगा, और फॉर्मूला में जो इसमें रहता है वो प्योर कैलकुलस रहेगा। बाप रे, ये चीज रहता है ना। हम्म, तो ये चीज क्या करोगे, पढ़ के आओगे। है, तो ये पूरा का पूरा रिसर्च, तुम्हें क्या लगता है ये कॉम्पिटिशन्स के बेस पे क्या है, ये तो रिसर्च है जो पीएचडी वाले करते हैं। समझ में आया, तो जिस दिन पहुंचना होगा तो उस दिन करेंगे। अगर देखो, इस ये चीज जो बनाते हैं ना, जिसका माइंडसेट शुरू से ही रहता है रिसर्च में, ठीक है, या पूरा एकदम प्योर कोडर रहेगा। ठीक है, कि कोडिंग के लेवल में क्या है, वो प्रो लेवल का है, तभी इन कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करके इसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। दूसरा, कि इसमें आपको पूरा का पूरा साल भर देना पड़ता है, सब चीज छोड़ छाड़ के, है ना, दे देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे हिसाब से लगता है कि ये चीज हो सकती है तो तुम टाइम दे सकते हो। ठीक है, मान लो दूसरी चीज क्या रहता है, जैसे मान लो मुझे क्या है, सब चीज छोड़ के अगर मान लेते हैं ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें क्या है, रिस्क है। क्या चीज का रिस्क है, कि आप जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते, है ना। और अगर नहीं, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है ना, तो वर्ल्ड वाइड में क्या होगा, एक से एक लोग हैं, तो इसमें तुम्हारे डेली लाइफ के बेसिस पे क्या होगा, एक साल का अपना बजट लेके चलना पड़ेगा, 6 महीने साल भर जितना दिन का कॉम्पिटिशन रहेगा। अरे भाई, तुम्हें खाने पीने जीने के लिए पैसे चाहिए ना। अगर मान लो तुम डेली बेसिस पे कमाने खाने वाले हो, तुम नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, घर परिवार चलाने के लिए तो होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, गिटहब में जितने भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होते हैं, अगर जिसमें स्पॉन्सर लिख के लिखा हुआ आएगा, उसमें अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हें क्या होता है, या तो जॉब दे देंगे या तो पैसा दे देंगे। अरे जैसे या तो प्राइज मनी होगा, या तो आप वो बग फिक्स कर रहे हो तो आपको क्या करेंगे, अपनी टीम में हायर कर लेंगे। ठीक है, मिनट उसके बाद देखेंगे कि तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पता चला तुमने तुक्के से मार दिया है, चले गए। उसके बाद फिर तुम्हें वहां पे भी सॉल्व करना होगा तो तुक्के से ही करना पड़ेगा। ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब। ठीक है, तो नंपाई, अरे उन चीजों के लिए मैथ्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये तो तुम्हें, ये तो कौन सा, आईटी सेक्टर में मैथ्स कंपलसरी नहीं है, अगर कोडिंग में इस तरीके से नहीं जा रहे तो। गूगल्स में क्या अलग अलग टीम नहीं होती, गूगल्स वाले को सेल्स टीम की जरूरत नहीं पड़ती, बताओ। गूगल्स में सेल्स टीम होती है या नहीं होती, वाह, उसका सामान अपने आप बिक जाता है।